Hello everyone. Now we are going to start Science 1 and the name of the chapter is gravitation. Firstly, what is gravitation? Gravitation किसको बोलते हैं? The pull of the earth. Suppose करो ये मेरा मुट्ठी अर्थ है, ओके और ये ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है हैंगिंग, कोई ट्री पे हैंग हो रहा है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है अर्थ के सरफेस से ऊपर. जब वो वहाँ से छूटता है तो वो सीधा अर्थ के सरफेस के ऊपर आके गिरता है. वो अर्थ के सरफेस के ऊपर आके गिरता है किसके वजह से? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ. अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल के वजह से अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ को आके अट्रैक्ट होता है. एंड दिस फेनोमिना was discovered by Sir Isaac न्यूटन. ये जो फेनोमिना था ग्रेविटेशन का, द फेनोमिना ऑफ ग्रेविटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय सर आइजैक न्यूटन. इसके पीछे एक स्टोरी है. वो स्टोरी जनरली सबको पता होगी, वो एप्पल ट्री वाली, कि एप्पल उनके सर पर गिरा. फिर वो सोचने लगे कि क्यों एप्पल मेरे सर पर ही गिरा. वो ट्री के नीचे बैठे हुए थे, वो सोचने लगे क्यों एप्पल मेरे सर पे ही गिरा, क्यों वो वापस ऊपर नहीं गया. उस थ्योरी का नाम था एप्पल थ्योरी. ओके, और एप्पल थ्योरी बोलता क्या है कि अर्थ must be attracting objects towards itself at an angle ऑफ 90 डिग्री. तो ये एप्पल थ्योरी क्या बोलता है कि अर्थ मस्ट बी अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट इटसेल्फ. मतलब सारे जो भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ ही अट्रैक्ट करे, लेकिन कैसे? 90 डिग्री का एक एंगल बना के. सपोज करो कि दिस इज आवर अर्थ. अर्थ के ऊपर ही होगा कोई ट्री होगा, तो बेस्ट एग्जाम्पल एप्पल एग्जाम्पल. एप्पल है. अब एप्पल जब यहां से टूटा, यहां से एप्पल टूट गया. अब एप्पल टूटेगा तो नीचे गिरेगा, ठीक है. अब कहीं भी पेड़ होने दो, यहां से गिरा, ये सीधा यहां पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, सीधा ही गिरा एप्पल, 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है. ये भी ऐसा सीधा गिरेगा. सपोज 90 डिग्री हुआ, यहाँ पे 90 डिग्री हुआ. वैसे ही ट्री कोई भी पार्ट में होने दो अर्थ के, जब एप्पल गिरेगा तो वो 90 डिग्री ही बनाएगा. इट मीन्स कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरेगा तो इट विल मेक अ परपेंडिकुलर एंगल. तो ग्रेविटी क्लियर हो गया होगा. व्हाट इज ग्रेविटी, बेसिक आइडिया मिल गया होगा अभी तक. ग्रेविटी होता क्या है. नाउ वी विल गो फॉर व्हाट इज फोर्स एंड व्हाट इज मोशन. हम लोग को ये चीज पता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए उस पे फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. फोर्स एंड मोशन. हम लोग को ये चीज़ पता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. तो हम लोग ये बोल सकते हैं इट इज नेसेसरी टू apply
फोर्स टू एक्सेलरेट और change the motion of an object। हम लोग ये बोल सकते हैं फोर्स एंड मोशन के लिए कि इट इज नेसेसरी टू अप्लाई फोर्स टू एक्सेलरेट। एक्सेलरेट मतलब, एक्सेलरेट का मतलब आप लोग को पता होगा, बाइक चलाते होंगे बहुत सारे लोग, एक्टिवा, बाइक, तो उसमें एक एक्सेलरेटर होता है, रेस बोलते हैं जिसको। एक्सेलरेट करने से क्या होता है, गाड़ी आगे जाती है। वैसे ही हम लोग समझ सकते हैं एक्सेलरेट मतलब वेलोसिटी को इंक्रीज करना। ओके, इट इज नेसेसरी टू अप्लाई फोर्स टू एक्सेलरेट और चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी ये ऑब्जेक्ट है, इसका मोशन चेंज करना है मेरे को। अभी ये 0 पे है इसकी वेलोसिटी, इस पर फोर्स अप्लाई किए, आगे बढ़ रहा है दिस, तो फोर्स अप्लाई किए तो मोशन चेंज हो रहा है। अभी बहुत सारे टाइप के फोर्स होते हैं, बहुत सारे टाइप के मोशन होते हैं, तो हम लोग इसी में से फर्स्ट मोशन देखेंगे, दैट इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन से, सर्कुलर मोशन नाम सुनते ही दिमाग में एक चीज़ क्लिक होती होगी कि सर्कुलर मतलब कुछ ना कुछ तो सर्कल का ही झोल है। ओके, सर्कुलर मोशन, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं जो भी मोशन सर्कल में होता है दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ओके, कोई भी मोशन जब सर्कल में होता है दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में भी बहुत सारे टाइप्स, 2 टाइप्स होते हैं, सॉरी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड रैंडम सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, मोशन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है दैट इज द सेकेंड वाला काटा वॉच का सेकेंड मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, द रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। थर्ड एग्जाम्पल, revolution of earth around sun। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? जो मोशन सर्कुलर वे में होता है, सर्कुलर तरीके से होता है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ये बात तो हमें पता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब वो मोशन यूनिफॉर्म में होगा, यानी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में 1 सेकेंड में वो एक ही रोटेशन करेगा। 1 सेकेंड में एक से ज़्यादा रोटेशन नहीं, या फिर 2 सेकेंड में 3 रोटेशन कर रहा है तो वो 4 सेकेंड में उसको 6 रोटेशन करना चाहिए। मतलब क्या कि अगर 1 सेकेंड में घड़ी का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, सपोज दिस इज अ वॉच और ये सेकेंड वाला काटा है, तो ये 1 सेकेंड में एक ही सेकेंड का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, फिर उसके अगले सेकंड में वो अगले डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, फिर उसके अगले सेकंड में वो अगले 1 सेकंड का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उतने ही टाइम में, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि सेम नंबर ऑफ UCM इज इक्वल टू सेम number of rotation in equal interval of time। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम लोग ये भी बोल सकते हैं ना कि सेम नंबर ऑफ रोटेशंस के नंबर सेम होने चाहिए इक्वल इंटरवल टाइम के इक्वल इंटरवल में। जैसा ये घड़ी का एग्जांपल है, इंटरवल कितना है इसमें? 1 सेकेंड का। रोटेशन कितने बार हो रहा है? 1 बार।
फिर इसमें डिफरेंस कितना है 2 सेकंड का, रोटेशन कितना हो रहा है 2 बार, यहाँ डिफरेंस कितना है 3 सेकंड का, रोटेशन कितना हो रहा है 3 बार, घड़ी का एग्जाम्पल। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। अर्थ के अराउंड मून घूमता है, ये बात सबको पता है बराबर, लेकिन वो कौन से मोशन में घूमता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। इट टेक्स 24 आवर्स टू मेक अ कंप्लीट रोटेशन और रिवॉल्यूशन। सो हम लोग ने एक एग्जांपल देख लिया अभी यूसीएम का। अभी यूसीएम का एक और एग्जांपल देखते हैं। हम लोग को यूसीएम मतलब पता है कि सेम नंबर ऑफ रोटेशन एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसका हम लोग ने एग्जांपल देखा था, एक रोटेशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, और सेकंड एग्जांपल था रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। तो जो हम लोग ने घड़ी का एग्जांपल देखा कि 1 सेकेंड में वो इतना ही ट्रैवल कर रहा है, 1 सेकेंड, फिर दूसरे सेकेंड वो फिर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो वैसे ही मून जब अर्थ को रोटेट करता है तो वो उसी टाइम पे वापस अपने पोजीशन पे पहुंचता है जो उस टाइम पे वो पहले के टाइम पे था, मतलब कल के दिन था। इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन एंड अर्थ टेक्स 365 days to complete 1 revolution। सो यहाँ पर यूसीएम खत्म होता है। यूसीएम मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होना चाहिए सर्कुलर मोशन में। सो नेक्स्ट टॉपिक इज केपलर्स लॉज। सो सबसे पहली चीज केपलर्स लॉज, ठीक है। तो केपलर था कौन और व्हाट आर द लॉज। तो केपलर का पूरा नाम था जानस केपलर, ठीक है। ही यूज्ड टू स्टडी दी प्लैनेटरी मोशंस, ठीक है। केपलर के टाइम पे, मतलब केपलर से बहुत पहले गैलीलियो ने टेलीस्कोप मतलब वगैरह वगैरह इन्वेंशन हो चुका था। जो स्टडी था प्लैनेटरी मोशंस का, उसका पेस बहुत हाई हो चुका था, ठीक है। तो केपलर ने भी प्लैनेटरी मोशंस पढ़ना स्टार्ट किया, प्लैनेटरी मोशंस के बारे में जानना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद केपलर ने 3 लॉज दिए, ठीक है, जिसको बोला जाता है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस। अब वो 3 लॉज कैसे हैं? 3 लॉज, जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ क्या स्टेट करता है कि एन ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स at one of its foci, ठीक है। एक ऑर्बिट कैसा होता है? एलिप्टिकल,
जनरल नॉलेज है। एलिप्टिकल एलिप्स क्या होता है वो हम लोग को पता है, ज्योमेट्री में हम लोग ने देखा है। दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, परफेक्ट सर्कल नहीं होता है एक एलिप्स, ठीक है। एन ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, एन ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विथ सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई। Okay, sorry. An orbit of a planet is an ellipse with sun at one of its foci. तो किसी एक फोकाई पे, अभी एक प्लैनेट है, सपोज प्लैनेट ए, प्लैनेट बी, प्लैनेट सी, प्लैनेट डी, प्लैनेट ई, ओके। एक ऑर्बिट है, सन इज द सेंटर, सन इज द सेंटर, प्लैनेट ए, बी, ठीक है। एन ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स। एलिप्स क्या होता है? इज अ कोन कट ऑफ, एक कोन अगर कट करते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड एन एलिप्स विथ सन एट वन ऑफ इट्स, एक फोकाई से वो एलिप्स रहेगा, ठीक है। दैट वाज केपलर्स फर्स्ट लॉ। केपलर्स सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि द लाइन, अभी द लाइन जॉइनिंग सन एंड अर्थ sweeps equal areas, ठीक है, in equal interval of time। जो लाइन सन को और अर्थ को ज्वाइन कर रहा है वो स्वीप्स इक्वल एरिया कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दैट वाज केपलर्स सेकेंड लॉ। द लाइन जॉइनिंग द अर्थ एंड सन, डेफिनेशन कैसे लिखा है? द लाइन जॉइनिंग द अर्थ एंड सन एंड अर्थ स्वीप्स इक्वल एरिया स्वीप कर रहा है, sweeps equal area in equal interval of time, ठीक है। तो केपलर के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ समझ में आया। फर्स्ट लॉ क्या है? एन ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विथ सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई। एक प्लैनेट और ऑर्बिट, एक प्लैनेट ऑर्बिट में एक प्लैनेट सन से एलिप्स बनाएगा एक फोकाई पे। एक फोकाई यानी फोकाई मतलब फ्रॉम ओनली वन फेज बोल सकते हैं, सिर्फ एक ही साइड से, फ्रॉम वन फोकाई। तो एन ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एलिप्स विद सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई। द लाइन जॉइनिंग द अर्थ एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब केपलर का थर्ड लॉ क्या था? थर्ड लॉ है कि स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट इज इक्वल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन, ठीक है। थर्ड लॉ कैसे लिख सकते हैं? स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट, ठीक है। स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सन का जो स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ सन is directly proportional to the cube ठीक है। So the cube from the mean distance of a planet from the sun, the square of a period of revolution of a sun is directly proportional to the cube of the mean distance from the planet to the sun. Square of period of revolution is directly proportional to the cube of mean distance of a planet from the sun. Okay.
तो कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब एक ऑर्बिट में ये जो यहां से स्टार्ट हो रहा है रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है मतलब यहां से वो घूम के रिटर्न यहां पे आ रहा है, ठीक है। तो द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का स्क्वायर ऑफ अ सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है वो? टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस फ्रॉम प्लैनेट टू द सन। अब क्यूब मीन डिस्टेंस क्या होगा फ्रॉम प्लैनेट टू द सन? ये डिस्टेंस का क्यूब का मीन डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट टू द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन डिस्टेंस। इधर दिख रहा नहीं होगा, फ्रॉम प्लैनेट टू द सन का क्यूब। अभी ये जो मीन डिस्टेंस है, इस दोनों डिस्टेंस का जो मीन डिस्टेंस है उसका क्यूब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन के, ठीक है। दिस वाज द केपलर 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशंस कि व्हाट आर प्लैनेटरी मोशंस, प्लैनेट के मोशंस कैसे होते हैं, ठीक है। दैट वाज गिवन बाय केपलर एंड these are केपलर 3 लॉज। एक बार और रिवाइज करते हैं। केपलर का पूरा नाम था जोहानस केपलर, जिन्होंने प्लैनेटरी मोशंस दिए। 3 लॉज दिए थे। फर्स्ट लॉ था एन ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई। द लाइन जॉइनिंग द अर्थ, सपोज द प्लैनेट ए अर्थ है, ठीक है। द लाइन जॉइनिंग द अर्थ एंड सन स्वीप्स द इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल in equal area and equal interval of time. Okay, अब थर्ड लॉ क्या था? स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस फ्रॉम प्लैनेट टू द सन। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन किसका? सन का। किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? टू द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट टू द सन। प्लैनेट और सन का मीन डिस्टेंस क्या होगा? यहां से यहां, इसका क्यूब। तो मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन का क्यूब किसके? Period of revolution. Period of revolution is directly proportional to the mean distance from the planet of the sun का cube. That was Kepler's third law. So our next 2 topics are escape velocity and ठीक है, एस्केप वेलोसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग लाइन वाइज देखेंगे क्या है ये चीज। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी यानी सपोज ये मार्कर है, ठीक है। अभी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब होता है वो इसके अंदर भी एक फोर्स होगा, ठीक है। अभी हम लोग ये इसके साइज, शेप और पोजीशन के वजह से वो एनर्जी बाहर नहीं निकल रहा है, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने के लिए G(m)(m) बाय R प्लस H, जहां पर m और r जो अर्थ का मास और अर्थ का रेडियस होते हैं, ओके। तो अभी हम लोग को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। g का वैल्यू हम लोग को पता ही होता है, m जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसका मास, h कौन से हाइट पर है। तो पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसा एनर्जी है जो ऑब्जेक्ट के साइज, शेप, मास और उसके पोजीशन पे डिपेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में ये डस्टर है और ये मार्कर है, ओके। अभी मैंने इसको यहाँ पर ऐसे स्टिल रखा हुआ है, स्टिल है ये, लेकिन जैसे ही मैं इसका साइज, शेप, इसका पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, वो साइज और शेप की वजह से वो एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड है और पोजीशन की वजह से,
ठीक है। लेकिन जैसे हम लोग तीनों में से कोई एक चीज को भी छेड़ेंगे, जैसे सपोज हम लोग यहाँ पे पोजीशन को छेड़ सकते हो, तो देख सकते हो तुम लोग मार्कर आगे पीछे, जादू तो नहीं है, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जो एनर्जी स्टोर्ड होती है ऑब्जेक्ट में बट रिवील नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ इट्स ओके। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी समझा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। और जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होता है तो दैट इज रोलिंग एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी मतलब एनी ऑब्जेक्ट दैट इज, देखो यहाँ से ये रोल होके आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड एज रोलिंग एनर्जी, यहाँ से ये रोल होते हुए आ रहा है। ओके, तो वो ऑब्जेक्ट के पोजीशन के वजह से एनर्जी उसके अंदर स्टोर थी, इसलिए वो पोटेंशियल था। अभी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज कर दिया है, दैट इज रोलिंग एनर्जी। ओके, अभी हम लोग देखते हैं व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी। बहुत देर से एस्केप वेलोसिटी तो मतलब एस्केप होना मतलब पता है हम लोग को, भाग जाना। वेलोसिटी मतलब एक नॉर्मल सा आइडिया आता है कि वेलोसिटी मतलब स्पीड। ओके, तो एस्केप वेलोसिटी क्या हो सकता है। जैसे तुम लोग बहुत देर से लेक्चर देख रहे हो, मन कर रहा होगा तुम्हारा कि एस्केप हो जाए, यहाँ से भाग जाए। तो एस्केप वेलोसिटी, अब हम लोग ग्रेविटी चैप्टर पढ़ रहे, ग्रेविटेशन पढ़ रहे, तो हम लोग को कहाँ से एस्केप होना है, अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर अर्थ, ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ आवर अर्थ। ओके, तो अर्थ के सेंटर ऑफ अर्थ के कुछ ऊपर तक हम लोग कोई बॉल जब ऊपर फेंकते हैं तो वो कुछ डिस्टेंस कवर करके फिर नीचे आ जाता है। ठीक है, क्यों वो नीचे आ जा रहा है, यहाँ से हम लोग बॉल फेंके, यहाँ से क्यों नीचे आ जा रहा है वापस। द रीजन इज The reason is gravitational influence of Earth surface। अभी हम लोग ने देखा है सैटेलाइट्स, रॉकेट्स स्पेस में भेजा जाता है, तो वो रिटर्न क्यों नहीं आते हैं जब ऊपर जाते हैं तो। ठीक है, तो इसी चीज के लिए, इसी चीज को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। एक सपोज करो तुम लोग कि दिस इज एन रॉकेट। ओके, रॉकेट कभी भी जब तुम लोग देखे होगे मूवीज वगैरह में, या फिर और भी बहुत सारी जगह पे देखे होगे, मूवीज टीवी शोज वगैरह पे देखे होंगे, तो जब रॉकेट चालू होता है तो नीचे बहुत सारा कंबशन होता है, बहुत सारा फ्यूल कंबस्ट होता है। ठीक है, क्यों होता है वो कंबस्ट, टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी इतना एनर्जी कम से कम उसको चाहिए रॉकेट को, टू एक्वायर द मिनिमम एनर्जी टू the minimum energy required to escape the gravitational influence of earth, that is known as escape velocity। हम एनर्जी के जगह पे हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को मिनिमम एनर्जी यानी कम से कम उतना एनर्जी या उतना वेलोसिटी होना चाहिए कि वो अर्थ का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को क्रॉस कर पाए। ठीक है, सो द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर टू फॉर एन ऑब्जेक्ट टू एस्केप द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी।